हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मुकेश अंबानी जी के बारे में ज़रूर पता होगा और आपको ये भी पता होगा वेन एवर ही डज समथिंग ही डज एट अ वेरी वेरी ग्रैंड स्केल। आपने देखा मुंबई में जिस तरीके का अपार्टमेंट है उनका, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस है। अभी उनके बेटे ने एक वंतारा करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप बनाया है। आई डोंट नो व्हाट, मतलब कुछ तो बनाया है, बट अगेन दैट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्राइवेट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी कह लो, बट इट्स वर्ल्ड्स biggest when it comes to anyone from the private sector having such kind of resources of animal. So whenever Ambani does, he does something big. और 2016 में आपको पता है जब मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन लिया था फ्रॉम ओल्ड एज इंडस्ट्रीज टूवर्ड्स न्यू एज इंडस्ट्रीज, बिकॉज मुकेश अंबानी की जो सबसे बड़ी कंपनी है इस समय, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के लिए जानी जाती है। लेकिन यू नो दैट द एज ऑफ ऑयल इज कमिंग डाउन, और मुकेश अंबानी को ये बात अच्छे से पता है, एंड दैट्स वाई नाउ ही इज गोइंग फॉर एग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन ऑयल। और आज क्योंकि टेक्नोलॉजी की हर लोग बात कर रहा है, और इस पूरे टेक्नोलॉजी को बैकअप करने के लिए आपको टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिकॉज आज अगर आप एआई की बात कर रहे हो या कुछ भी चीज़ कर रहे हो, फॉर दैट यू नीड इंटरनेट, एंड फॉर इंटरनेट यू नीड टेलीकॉम। और इसी पर्टिकुलर चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि इंडिया में टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सेस हो सके, जिसके लिए इंटरनेट को एक्सेस करना था, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया था 2016 में। एंड व्हेन ही लॉन्च्ड, यू नो किस तरीके का एक पूरे टेलीकॉम सेक्टर में रिवॉल्यूशन आया। और आज ये हो गया है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो लगभग 60% जो आज इंडिया में डेटा कंज्यूम हो रहा है, वो जियो के द्वारा, जियो के कस्टमर्स उसको होल्ड करते हैं। आज इसका ये इम्पैक्ट है कि इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा चीपेस्ट डेटा है। ऑल्दो बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, करना भी चाहिए, कि किस तरीके से अंबानी ने एक साल तक लगातार फ्री में इंटरनेट देकर, फ्री में डेटा कॉल देकर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। वो एक फेयर कंपटीशन नहीं था। राघव चड्ढा ने कुछ दिन पहले आपने देखा कैसे 28 दिन के रिचार्ज का मुद्दा उठाया, और कैसे अगर आपकी रिचार्ज आप नहीं करोगे तो आपका जो इनकमिंग कॉल है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। पहले तो ये नहीं था एटलीस्ट। और भी आप बहुत सारे लोग कह सकते हो यार कि इंटरनेट को चीप कर दिया, लेकिन आज उससे बच्चे गेम खेल रहे हैं, उसका एडिक्शन लग रहा है। सब लोग रील पे लगा हुआ है, एंड पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट सोशल इंटरेक्शन। बट एवरीथिंग हैज बोथ साइड्स, because cheap internet is also very very good for a poor student जिसको ऑनलाइन एजुकेशन लेना है, but at the same time it can also be problematic for a children belonging to a rich family who might get addicted towards game. बट एनीवेज, मेरा वो काम नहीं है आज इस सेशन में डिस्कस करना। मेरा आज यहाँ पर डिस्कस करने का काम है जियो के आईपीओ के बारे में। आईपीओ आपको पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नहीं पता है तो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज्यादा बड़ा आईपीओ अगेन होने जा रहा था, और ये आईपीओ रिलायंस कंपनी की जो नई कंपनी है रिलायंस जियो, इसका होने जा रहा था। आज आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। शेयर मार्केट जो है वो भी स्टैग्नेट कर चुका है, और उसी के बीच में पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जियो के आईपीओ होने से इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अब उसी में डेवलपमेंट आया है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो रिलायंस जियो की आईपीओ करने जा रही थी, अब उसको टेम्पररीली हॉल्ट कर दिया गया है। मतलब अब रिलायंस जियो की जो आईपीओ है, जो इस समय इंडिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिक आईपीओ मानी जा रही थी, इसको अभी टेम्पररीली हॉल्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज क्या आ रहा है कि जिस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रही है, उससे तमाम तरीके के डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रहे हैं। और इसी की वजह से अब रिलायंस जियो का जो आईपीओ होने जा रहा था,
इसको टेम्पररी हॉल्ट कर दिया गया है। अगर स्पेसिफिक रीजंस की बात करें एज टू व्हाट हैज हैपेंड, तो इंडियन स्टॉक जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा डाउनटर्न में है। मतलब स्टॉक मार्केट जो है वो लगातार गिर रहा है या स्टैग्नेट है, कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम वहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। और इस हालात में जियो के आईपीओ होना इट्स नॉट अ गुड थिंग। दूसरा, जो कैपिटल फ्लाइट, जो लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, उस केस में भी रिलायंस जियो को ये लगता है कि इस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स का आईपीओ में पार्टिसिपेट करना इट्स अगेन नॉट अ फेवरेबल डिसीजन। तो इन रीजंस की वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन अगर आप देखेंगे जिस तरीके से आज स्टॉक मार्केट में स्लंप डाउन हुआ है, मतलब हर एक स्टॉक मार्केट जो है, हर एक शेयर्स जो है वो घटी हैं, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशंस कम हुई है। बिकॉज कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय आज शेयर का मार्केट प्राइस क्या है। नंबर ऑफ शेयर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन घट क्या रहा है? द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, जिसकी वजह से कंपनी का जो मार्केट कैप है, जिसको हम लोग वैल्यूएशंस कहते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा डेटोरिएशन देखने को मिला है। विच सिंपली द एसेंस ऑफ द स्टोरी इज दैट थिंग्स आर नॉट एट इट्स गुड टाइम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आज काफी इंस्टेबिलिटी से चल रहा है, और इस समय इतना बड़ा हिस्टोरिक आईपीओ करना, ये रिलायंस जियो को लगता है कि इट्स नॉट अ करेक्ट टाइम। आप देख भी सकते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि किस तरीके से इस साल पहले 4 महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया के स्टॉक मार्केट से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निकाला है, जो रिकॉर्ड ब्रेक है। बिकॉज पूरे पिछले साल में 2025 के 12 महीने में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकाला था, दैट वाज अराउंड 1.5 लाख करोड़। और अभी तो केवल 4 महीने हुए हैं कि इन्होंने 1.92 लाख करोड़ इंडिया से निकाल दिया है, जिसकी वजह से इट्स पुटिंग अ ह्यूज प्रेशर ऑन इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, इट इज पुटिंग अ ह्यूज प्रेशर ऑन आवर एक्सचेंज रेट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जियो का आईपीओ होना ये इस समय सही नहीं लग रहा है, एंड दैट्स वाई इसको हॉल्ट कर दिया गया है। मैंने ये भी कहा कि ये कोई छोटी न्यूज नहीं है, बिकॉज जियो की जो आईपीओ होने वाली थी, ये लगभग $4 बिलियन का आईपीओ होने जा रहा था, जो सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला था। बिकॉज लास्ट टाइम जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हुआ था, वो हुंडई मोटर्स के द्वारा हुआ था, जिसकी टोटल वैल्यू थी $3.3 बिलियन। उस चीज से भी ये बड़ा हो सकता था $4 बिलियन में, जिसकी वजह से इंडिया के इस पूरे फाइनेंशियल टर्बुलेंस में एक आईपीओ की वजह से, जियो की आईपीओ की वजह से काफी मोमेंटम बन सकता था। लेकिन इसको हॉल्ट करने से ऑब्वियसली अब वापस से एक फाइनेंशियल मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिकली ये आईपीओ क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये देख सकते हैं 11 मई की इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। जियो, रिलायंस जियो की कंपनी ने कहा कि ये जो आईपीओ होने जा रहा है, इससे फ्रेश फंडिंग लिया जाएगा, क्योंकि ये ओएफएस नहीं है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि क्या रिलायंस जियो आईपीओ करने जा रही है या ओएफएस करने जा रही है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ओएफएस का फुल फॉर्म ऑफर फॉर फॉरेन सेल। तो ये कंफ्यूजन था कि ये आईपीओ होने जा रहा है या आपका ऑफर फॉर सेल ओएफएस होने जा रहा है। तो सबसे पहले आईपीओ की बात करते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है? लेट्स से ये कंपनी जियो है। जियो कंपनी जब एस्टैब्लिश हुआ, तो जब भी आप कंपनी एस्टैब्लिश करते हो तो आप नंबर ऑफ शेयर्स रखते हो कि इस कंपनी के पास कितना शेयर होगा। लेट्स से इस कंपनी के पास टोटल 100 शेयर है। ये 100 शेयर किसके पास होगा? इनके प्रोमोटर्स के पास। लेट्स से प्रोमोटर ए है और प्रोमोटर बी है। प्रोमोटर ए ने 50 शेयर्स रख लिए और प्रोमोटर बी ने 50 शेयर्स रख लिए। तो ए के पास, ए कितना शेयर होल्डर हो गया? 50%। और बी कितना शेयर होल्डर हो गया? 50%। तो ये दोनों को फाउंडर हैं और दोनों प्रोमोटर हैं। सो जियो के 100 शेयर्स ए और बी के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और किसी के पास जियो के शेयर्स नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब कि इनके शेयर्स पब्लिक के पास भी हैं। बट अभी जियो क्या एक प्राइवेट कंपनी है, जिसके शेयर्स दो प्रोमोटर के पास है, 50% 50%। अब क्या कंपनी अपने शेयर्स को इंक्रीज कर सकती है? हाँ। जब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी उस समय तो कंपनी के पास 100 शेयर्स थे। बट अब अगर इसके दोनों शेयर होल्डर्स एग्री करते हैं
कि चलो 100 शेयर के बदले अब कंपनी में हम 150 शेयर कर देते हैं, तो ये पॉसिबल है. सो अ कंपनी कैन रेज द नंबर ऑफ शेयर्स जो वो इशू कर सकता है ऑन अ कंडीशन दैट द प्रोमोटर्स, द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी, दे कम टू एन एग्रीमेंट. लेट्स से कि ए और बी ने कहा कि चलो अब 100 शेयर नहीं, कंपनी का शेयर कितना हो गया, 150 शेयर हो गया. इनके पास कितना है, 50 शेयर, बी के पास कितना है, 50 शेयर. तो अब इनकी ओनरशिप जो 50% थी वो घट जाएगी 33% पे, और बी की ओनरशिप कितनी हो जाएगी, अगेन 33% हो जाएगी. राइट. तो जब भी आप एडिशनल शेयर क्रिएट करते हो तो जो प्रोमोटर्स हैं उनकी शेयर जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, और जो बचा हुआ 50 शेयर है, अब अगर जियो ने डिसाइड किया कि चलो इस 50 शेयर को हम लोग पब्लिक को बेच देते हैं, कि पब्लिक में इफ एनीवन वांट्स टू बाय द शेयर, वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो ये 50 शेयर आपको मिल जाएगा. दिस प्रोसेस बाय विच अ प्राइवेट कंपनी का मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से आप इसको कंपेयर करो. प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स कुछ लिमिटेड लोगों के पास है, पब्लिक आम जनता के पास नहीं है. बट नाउ दिस कंपनी हैज डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू शेयर माई 50 शेयर्स टू द जनरल ऑडियंस, टू द जनरल पब्लिक, whoever wants to buy, people like you and my, if we are interested, we can participate in the auction और हम लोग शेयर खरीद सकते हैं. So this process by which the company offers its shares to the public फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज ये पहली बार पब्लिक को बेचा जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, पब्लिक ऑफरिंग का मतलब यू आर ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक. और कंपनी क्यों करती है, जब जियो को पैसा चाहिए. When Jio wants to expand in artificial intelligence या कुछ भी, तो कंपनी नीड्स मनी. तो इस तरीके से आप 50 शेयर्स पब्लिक को सेल करके आप एडिशनल मनी जनरेट कर सकते हो, जिसको आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो. लेट्स से कल को 150 शेयर के बदला कंपनी ने 200 शेयर बनाने का सोचा. कैन इट डू इट? यस. अगेन यू नीड द परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. अब ए और बी का परमिशन तो चाहिए, और जो बाकी आम जनता जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी परमिशन चाहिए होगी. और फिर से आप एडिशनल 50 शेयर्स को पब्लिक को सेल कर सकते हो. बट दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज आईपीओ, बिकॉज आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर ऑफरिंग द शेयर टू द पब्लिक. हेयर यू आर ऑफरिंग द शेयर्स, एडिशनल शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द सेकेंड टाइम. ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितने टाइम भी आप कर सकते हो. इसको हम लोग कहते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. सो आईपीओ इज द फर्स्ट, और उसके लेटर स्टेजेस में वेन एवर यू आर गोइंग टू सेल एडिशनल शेयर्स टू द पब्लिक टू रेज मनी फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. तो यहां पे जियो ने क्लैरिफाई किया है दैट ये जो पूरा शेयर्स को ऑफर करने का प्रोसेस जो वो इनिशिएट कर रहे थे, ये इसी तरीके से होगा आईपीओ के थ्रू. और आईपीओ का फायदा क्या है, कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करके डायरेक्टली कंपनी के पास ये मनी आ जाता है. क्योंकि ये पैसा है, कौन सेल कर रहा है, कंपनी. जियो अपने 50 शेयर्स को पब्लिक को सेल कर रही है, ए और बी नहीं से शेयर कर रहे हैं. जियो कंपनी इज डिफरेंट एंड ए एंड बी इज डिफरेंट. कंपनी हैज अ डिफरेंट लीगल एग्जिस्टेंस एज कंपेयर टू ए एंड बी. तो जियो ने क्लैरिफाई किया है कि ये पूरा जो हम लोग शेयर्स ऑफर कर रहे हैं ये आईपीओ है, और इससे फ्रेश फंडिंग पब्लिक से लिया जाएगा. जो पैसा किसके पास जाएगा, जियो के पास. बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ये ओएफएस है. ओएफएस में क्या होता है आप समझो. अगेन लेट्स कम बैक टू दिस एग्जांपल. लेट्स से दिस इज अ कंपनी, और इसके पास अगर ये जियो है, इसके पास 100 शेयर्स हैं. ये 100 शेयर्स में ए के पास 50 शेयर्स है और बी के पास 50 शेयर्स है. तो ए इज द 50% ओनर ऑफ द कंपनी, बी इज द 50% ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी. अब ये ओएफएस जो है, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, ओएफएस में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर है, लेट्स से बी, एग्जिस्टिंग प्रोमोटर जो इस कंपनी का प्रोमोटर है, ये अपने कोटा में से ये 10% शेयर पब्लिक को सेल कर दिया. ये कर सकता है, राइट. So Jio is not selling its share to the public. Who is selling? The existing promoter in the company Jio. वो अपने कोटा 50% में से 10% शेयर आम जनता को ऑफर कर दिया. तो ये पैसा किसको गया, कंपनी को कि बी को? बी को. सो ऑफर फॉर सेल जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी इज नॉट सेलिंग एनी एडिशनल शेयर.
रादर द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर वो अपने कोटा में से पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, जिससे पैसा बी को मिला। और ये पर्सन बी क्यों अपने शेयर्स को बेच रहा है? हो सकता है इसको कहीं और इन्वेस्ट करना हो। बी डज नॉट वांट टू बी अ पार्टनर इन जियो कंपनी। सो ऐसे प्रोमोटर्स को एक एग्जिट रूट प्रोवाइड करता है कि अगर आपको उस कंपनी से एग्जिट करना है तो आप अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल कर दो। तो इस प्रोसेस को हम ओएफएस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ओएफएस में देयर इज नो मनी विच इज गोइंग टू जियो, रादर द मनी इज गोइंग टू दिस प्रोमोटर। तो रिलायंस जियो ने कहा है कि फ्रेश फंडिंग होगा, मतलब ये पूरा प्रोसेस आईपीओ है जिससे कंपनी को पैसा आएगा, ना कि ओएफएस जिससे प्रोमोटर को पैसा जाएगा। और क्यों लोग कह रहे थे कि ओएफएस हो सकता है? बिकॉज रिलायंस में अगर आप पार्टनर्स देखेंगे तो बहुत सारे पार्टनर्स हैं। आप इस समय देखिए रिलायंस जियो में 67% लगभग शेयर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, मुकेश अंबानी जी का। इसके बाद इसमें शेयर्स किसका है? मेटा, फेसबुक का लगभग 10% शेयर, गूगल का 8% शेयर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का, जनरल अटलांटिक का, सिल्वर लेक का, केकेआर का। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका ये इन्वेस्टमेंट जियो में है। अब यही कहा जा रहा था कि ये जो पूरा प्रोसेस होने जा रहा है ये ओएफएस होगा, जहां पे जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं वो अपने कोटा से हो सकता है कुछ शेयर्स को सेल करें। लेकिन जियो ने कहा है कि नहीं, ये पूरी तरीके से आईपीओ होगा, मतलब कंपनी एडिशनल शेयर्स क्रिएट करेगी और वो एडिशनल शेयर्स जो हैं पब्लिक को फर्स्ट टाइम सेल किया जाएगा, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा पैसा किसको आएगा? जियो को आएगा, ना कि प्रोमोटर्स को आएगा। और फिर ये पैसा जियो है उसको अपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकती है। So this is a very, very crucial difference which every student should know with respect to OFS versus IPO versus FPO. So IPO initial public offering, कंपनी अपने एडिशनल शेयर्स को फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर कर रही है। उसके बाद जितने बार भी कंपनी फिर से एडिशनल शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है उसको एफपीओ कहते हैं। ओएफएस के अंदर कंपनी इज नॉट सेलिंग इट शेयर, रादर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर, they are there diluting their share, and hence the company does not get any additional proceeds of money, rather that promoter gets. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.